नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट, निफ्टी ऊंचाई से 270 अंक फिसला, करीब 70 अंक चढ़कर 25,000 के ऊपर बंद। तो निफ्टी बैंक 400 अंक चढ़कर 56,460 पर बंद। फाइनेंशियल शेयरों में तगड़ी खरीदारी, जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 2.5 से 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। तो महिंद्रा फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और SBI कार्ड्स में भी खरीदारी। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में दिखी रौनक, टीवीएस मोटर्स, M&M और अशोक लेलैंड में 1 से 2.5% की मजबूती। मदरसन और एक्साइड भी 2 से 2.5% चढ़कर हुए बंद। 84,000 करोड़ रुपए के AGR बकाये पर राहत की खबर से वोडाफोन आइडिया 6% उछला। AGR पेमेंट के लिए समय सीमा 6 साल से बढ़ाकर 20 साल कर सकती है सरकार। इंडस टावर्स में भी 2% की उछाल। AGM में कई बड़े ऐलानों से अदानी ग्रुप शेयरों में रही तेजी। अदानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% तक की तेजी। AGM में ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी बोले, FY25 में सभी क्षेत्र में हमारे आंकड़े मजबूत। डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली जारी। HAL, BML और भारत डायनेमिक्स में 2.5 से 6% तक की कमजोरी। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन रीच 2 से 8% तक टूट कर हुए बंद। डीप डाइव रिसर्च वाले शेयरों का जलवा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स 5% की जोरदार तेजी पर बंद। तो सुब्रोज इंजीनियरिंग इंडिया, वोल्टास और जिंदल सौ भी 2 से 3% दौड़े। आज से खुला ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का IPO। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की राय। तो जी, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी, एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी, ताकि आप जब कल मार्केट में उतरें तो आपको लेवल्स का अंदाजा हो, किन सेक्टर्स को आपको अपने रडार पे रखना है उसका भी अंदाजा आपको ठीक ठीक हो जाए। याद रखिए, इस शो में हम मार्केट बंद होने के बाद इकलौता शो इसे मानिए जिसमें हम कॉलर्स लेते हैं, यानी कि आपके सवालों को लेते हैं। लेकिन तरीका बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, यूट्यूब पर जब भी कमेंट कीजिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस भाव पे आपने स्टॉक लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। कल की तैयारी शो में हम आज जो चर्चा करते हैं, मतलब आज जिन सवालों को आप हम तक भेजेंगे उन सवालों के जवाब आपको कल के शो में दिए जाएंगे। यानी कि सोमवार को जो सवाल आपने पूछे थे उसका जवाब आज यानी मंगलवार के शो में दिया जाएगा। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान आज आपको विशेष रूप से मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ CA तपन दोषी साहब हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। तपन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अजीत नायक हैं, जो कि HDFC सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट हैं। अजीत, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा दे दूं। लगभग 70 अंकों की तेजी, निफ्टी 25,000 के लेवल को थामते हुए आज क्लोजिंग ली। मतलब एक तरह से मजबूती के साथ क्लोजिंग ली, लेकिन जिस तरह की रफ्तार वहां से जो है वो गिरावट हमने देखी। सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा चला और 82,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी 400 अंकों की तेजी यहां नजर आई और 56,450 के पार बैंक निफ्टी बंद हुआ। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लेकर आ पाए तो 1892 शेयर आज ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए क्लोजिंग तक, और 811 शेयर ऐसे रहे जिन पर आज दबाव देखने को मिला। तो ये पूरा ब्यौरा बाजार का हमने आपके सामने रखा और बिना किसी देरी के सबसे पहले अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टेक्निकल लेवल बताइए, कल अब यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह का आज एक वक्त पे हमने रफ्तार देखी, वहां से फिर हमने एक गिरावट देखी, आखिरकार हरे निशान में बाजार बंद हुआ। 25,000 का लेवल थामे हुए है निफ्टी। बैंक निफ्टी 56,500 के स्तर के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों इंडाइसेस पर रणनीति बताइए। नमस्ते सर।
अगर आप देखेंगे जो निफ्टी है 25,100 का लेवल आज क्रॉस किया था, जब हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसको क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है तो वहां से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। मगर आज फिर से फिजल आउट हुआ है, वहां पे वापस एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिला है। तो मार्केट में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,100 के ऊपर आएगा, काफी दिनों से मार्केट रेंज बाउंड है, तो सुबह ऐसा लग रहा था कि अगर आज उसके ऊपर बंद आएगा तो मार्केट वापस उसका जो हाई है 25,600 सा और 800 तक वापस जा सकता है। मगर हालांकि वापस आज सेलिंग देखने को मिला है और वापस वो रेंज के अंदर आया है। तो ये अच्छा लक्षण नहीं है, हमें एक दिन का और बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे लगता है कि देना चाहिए। और आज का लो अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है कल के दिन और वापस आज का हाई अगर क्रॉस करता है, तो वापस ये रैली जो है ब्रेकआउट वो फिजल आउट नहीं होगा और कंटिन्यूएशन आएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 24,800 का, जो जहाँ पे पुट राइटिंग भी अच्छा खासा हुआ है। तो मुझे लगता है जब तक मार्केट उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ सकता है। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर 24,800 अगर मार्केट तोड़ता है नीचे की तरफ, फिर वापस मुझे लगता है डीप करेक्शन मार्केट में आ सकता है और इस बार 24,500 भी मार्केट टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जितने नए लॉन्ग हुए हैं उनको भी एग्जिट करना पड़ सकता है 24,800 और फ्रेश शॉर्ट भी मार्केट में आ सकता है। तो आज का जो ड्यूरिंग 11 साढ़े 11 बजे तक प्राइस एक्शन। हेलो, जी 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 मेरा आवाज आ रहा है सर? जी जी, बोलते जाइए। हाँ। और बैंक निफ्टी में एक दोची कैंडल बना है, कोई नेगेटिव बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं बना है। तो बैंक निफ्टी भी अगर आज का लो नहीं ब्रेक करता है तो वापस 57,500 टू 58,000 तक एक बार वापस देखने को मिल सकता है। आज का एक क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत थे, बहुत सारे वॉलेटाइल न्यूज मार्केट में आ रहे थे, उस वजह से आज इस तरह का पैटर्न बना है। तो एक दिन का लीव लेके कल हमें एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो ये है आपको रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जिसका आपको ध्यान रखना है। और तपन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी एडवांस में तैयारी की जानी चाहिए, जिन पर एडवांस में कल के बाजार में निगाह रखनी चाहिए? जी प्रशांत जी, सी ओवरऑल आज का जैसे मार्केट रहा, आप देखिए कि उम्मीद तो बहुत थी कि आज सस्टेन करेगा, लेकिन जिस तरह से नीचे आया तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रहा है। प्लस वापिस जो कहते हैं ना कि सीज फायर वायोलेशन की बात हुई, उसके वजह से मार्केट गिरा है, तो काफी अनसर्टिनिटी है मार्केट में। तो मैं जो बोल रहा हूँ, पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि अभी का माहौल ऐसा नहीं, मार्केट 25,000 के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है, तो हमें थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहिए और जहां डोमेस्टिक फैक्टर्स काम करे वहां करना चाहिए। तो जैसे आप कह सकते हो कि एनबीएफसी है, वहां आप फोकस कीजिए, क्योंकि वो एक तरह की अच्छी खासी तेजी आप दिख रही थी, वहां एक अच्छा है। बैंक्स आप देख सकते हो, रियल एस्टेट में कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स देख सकते हो, ऑटोमोबाइल्स, होटल, हॉस्पिटल्स, वो सब एरिया में आप देख सकते हो। और थोड़ा और डिफेंसिव करना है तो मुझे एक स्टॉक जो नजर में आ रहा है, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फार्मा सेक्टर मुझे ठीक में, क्योंकि अभी तक ट्रम्प ने टैरिफ नहीं लगाया, अभी 9 जुलाई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि टैरिफ लगे, तो वहां मुझे सिप्ला भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो जिस तरह से ग्रोथ आ रही है उसकी, और जिस तरह से कह सकते हैं यूएस में भी उनकी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 30% शेयर है और अच्छा खासा ऑल टाइम हाई वहां कैसे सेल हुआ है। साउथ अफ्रीका में भी 19% से ज्यादा है, मार्जिन में 24.5% ऑलमोस्ट, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो यहां से भी मुझे सिप्ला अच्छा लग रहा है, तो वो थोड़ा डिफेंसिव अगर आपको खेलना है तो यहां से भी 20% लग रहा है कि ऊपर जा सकता है। तो ये कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स के बारे में आई थिंक आपको सोचना चाहिए यहां से। तो कह सकते हैं कि लगे हाथ आपको स्टॉक्स और तमाम सेक्टर्स की भी जानकारी हमने दे दी, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट के जरिए। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से बता देते हैं कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आज जो आप सवाल पूछेंगे यूट्यूब पर, उन सवालों के जवाब कल के शो में दिए जाएंगे। तो यूट्यूब ही एक जरिया है कल की तैयारी, मार्केट बंद होने के बाद एक लौता शो जहां पर हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। तो पहला सवाल अब शामिल करते हैं। दीपक राणा का सवाल है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पहला तो पूछा है टाटा मोटर्स पे। इनके पास 670 के भाव से 74 शेयर हैं, और दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया, 120 शेयर हैं, 390 के भाव पे इन्होंने लिया है। तो टाटा मोटर्स 670, कोल इंडिया 390, लॉन्ग टर्म व्यू है, 2 से 3 साल का नजरिया।
तो बताइए तपन, 2 से 3 साल के नजरिए से इन लेवल्स की खरीदारी से आप दोनों स्टॉक्स को ऊपर क्या राय देंगे? लोग प्रशांत जी टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स क्योंकि उनका 2-3 साल का पीरियड है तो एक तरह से उसमें बने रह सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है टाटा मोटर्स में। देखिए उनका जो गाइडेंस आया 5 से 6% का गाइडेंस है जो बहुत ही कम है। उनका जेएलआर में ऑलरेडी सेल्स बहुत कम है, चाइना में प्लस यूएस यूरोप में। इवन दो ये सब ट्रीटी चल रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आ रहा है। और अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स अभी भी ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो यहां से मुझे ज्यादा डाउनफॉल नहीं लग रहा है मैक्सिमम 10% गिर सकता है क्योंकि ये 1100 का 670 आ गया है। लेकिन यहाँ से अपसाइड आगे आ सकता है अगर आपके पास टाइम पीरियड जैसे इनके पास है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल है, आप बने रहे। होपफुली 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा तो यहाँ से आपको 20-25% आराम से ऊपर चला गया है। तो टाटा मोटर होल्ड है अभी के लिए। और दूसरा था कोल इंडिया। यस, कोल इंडिया ऑफ कोर्स डिविडेंड के लिए लोग सब लेते हैं, लेकिन देखिए आप डिविडेंड प्ले के लिए करना है तो कीजिए, लेकिन अभी जिस लेवल पे खड़ा है वो उस लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ऊपर आता है तो, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसा नहीं कि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देगा। और ऊपर से जिस तरह से एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, मेटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और प्लस इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा डाउनफॉल आए तो वो भी कोल को थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके रख सकते हो और नीचे आते हैं तो आप वापस ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 5 साल आप रखिए कोल इंडिया। ठीक है, तो ये है राय, आपको एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। अगला सवाल संजीव कुमार का लेते हैं, पठानकोट पंजाब से इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल कैनरा बैंक पे है। 115 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 300 शेयर हैं। अजीत बताइए, नुकसान यहां पर झेल रहे हैं लेकिन आज कैनरा बैंक पे हमने देखा कि लगभग 2.5% ऊपर है ये स्टॉक और इनकी खरीदारी, ये देखिए खरीद भाव आप ठीक कर लीजिए, 115 की खरीदारी है, 5115 चल रहा है। ये खरीद भाव गलत लिखा है आपने, 115 रुपए पे है और थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। लेकिन क्या सलाह देंगे, क्या इस तेजी के आधार पर थोड़ा समय देना चाहिए? सर अगर चार्ट आप देखें तो एक 120 के आसपास जाके एक हेल्दी करेक्शन आया। करेक्शन के बाद लास्ट कुछ दिन मतलब 3 दिन पहले एक बुलिश ये हैमर पैटर्न जैसा भी एक है। तो 112 का रेजिस्टेंस है, जैसे उसको अगर क्रॉस करेगा तो इसमें एक वापस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक 112 के ऊपर क्लोज नहीं आता है थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ खराबी कैनरा बैंक में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक चीज है कि वो 12 जून में गैप डाउन आया तो वही गैप का रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे वो 112 के अंदर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब तक 104 में टूटेगा मुझे नहीं लगता कि चार्ट पैटर्न कुछ खराब होने वाला है कैनरा बैंक। ठीक है, तो फिलहाल कैनरा बैंक में बने रहने की आपको सलाह और आगे की रणनीति भी बता दी गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और लॉन्ग टर्म नजरिए से हमारे अगले दर्शक राय जानना चाहते हैं जिन स्टॉक पे, उनकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक, इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1200 शेयर लिए हैं 58 रुपए के भाव पे, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए तपन जी? 58 रुपए की इनकी बाइंग है, 4 रुपए ऊपर का इनकी खरीद है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% ऊपर ये स्टॉक। सी ओवरऑल अगर आप देखो बैंक की बात करें, महाराष्ट्र बैंक की बात करें, उनका परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं था और एट द काफी एनपीएस के भी इश्यूज आए थे, काफी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस उसमें क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट का जो जिस तरह से ऑपरेट करे तो वो पहले से भी मैं थोड़ा डाउटफुल था उस स्टॉक के लिए। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतना उम्मीद नहीं रखता हूँ। आई थिंक मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। आई थिंक काफी अच्छे प्राइवेट बैंक से जो आप देख सकते हो, तो जैसे फेडरल बैंक है, करूर वैश्य है, अगर आपको मिड साइज बैंक में जाना है तो वहां आप जा सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी है, चलो बढ़ रहा है, लेकिन आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करके जैसे उनके भाव से ऊपर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से निकल के आई थिंक प्राइवेट बैंक बेटर रहेंगे आपके लिए। यहाँ से निकलने की आपको सलाह, कुछ विकल्प भी दिए गए करूर वैश्य बैंक जैसे, जहां पर आपको बेहतर जो है संकेत मिल सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिल सकता है। चलिए अगला सवाल अर्जुन गुप्ता का लेते हैं और इन्होंने अयोध्या उत्तर प्रदेश से यानी भगवान श्री राम की नगरी से सवाल पूछा है। इंडिया सीमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 338 के भाव पे अजीत जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है इनकी खरीदारी का स्तर और
पूछ रहे हैं कि आगे इसके बारे में क्या कुछ दम नजर आ रहा है? सर, इंडिया सीमेंट का चार्ट अगर हम देखें तो वीकली और डेली पर्सपेक्टिव में कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी कम दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, थोड़ा सा एक ऊपर से रिजेक्शन 358 के पास से रिजेक्शन होते हुए नीचे जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक को होल्ड करने में ज्यादा फायदा हो सकता है। 321 328 भी निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये स्टॉक में। नीचे अगर ये करेक्ट होता है तो 260 270 जो जोन है, एक अच्छा डिमांड जोन है। वहां पे कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो वहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, मगर अभी इस करंट लेवल पे मुझे स्टॉक होल्ड करना या फ्रेश एंट्री करने में दोनों में भी कंफर्टेबल नहीं। ये है राय आपको इंडिया सीमेंट पर मिलती हुई। शावोन रॉय कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यूट्यूब पर इन्होंने भी सवाल पूछा है। इनके दो स्टॉक पे सवाल हैं। तेजस नेटवर्क पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 774 के स्तर पे खरीदारी की है। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स का है। वैसे टाटा मोटर्स पे हमने राय दे दी है, तो इस पे अभी फिलहाल शावन अभी थोड़ी देर पहले राय दी थी हमने। इनकी बाइंग प्राइस 793 की है। तो तपन जी बताइए, तेजस नेटवर्क पर राय दीजिए। टाटा मोटर्स पे तो अभी आपने राय दी। तेजस नेटवर्क आप देखिए कि इनिशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में आप देखो वो काफी हद तक कह सकते हैं कि लगा कि चलो डाउनफॉल हो गया है, अभी यहाँ से वापस हुआ है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम है। और इनिशियली जब ये स्टॉक आया तब बहुत ही कह सकते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक थे सब लोग, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन एक तरह से ना ओवर वैल्यूएशन हो गया, बाद में ऊपर से काफी गिर गया है। करेक्ट। और ये एक साल में तो 51% गिर गया है। मेरे हिसाब से ना यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा। और अगर मैं पीएनएल भी देखूं तो मुझे भी यहाँ इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। कभी वो लॉस में जा रहे हैं, कभी वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो इतना इरेटिक पीएनएल होता है ना, तब जाके थोड़ा डाउट होता है कि किस तरह से ऑपरेशन में। और प्लस यहाँ के जो उनके कॉम्पिटिटर्स है वो भी बहुत बड़े हैं। तो मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। हाँ, वो स्टॉक बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी नीचे कहीं आ जाके उनको अगर टाइम मिले, मौका निकलने का, तो वहां से निकल के अच्छे स्टॉक्स में चले जाए। ठीक है। एक और सवाल हमारे एक दर्शक का है। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं इंडिगो पे, और इनकी बाइंग प्राइस अजीत मैं बता देता हूं 5580। इनका नाम है विरल और पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। इंडिगो पर राय जानना चाहते हैं। 5580, 2 to 3 मंथ्स का व्यू। सर, इंडिगो का चार्ट अगर हम देखें तो हर एक टाइम फ्रेम पे मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इवन मार्केट भी करेक्ट होता है तो इतना ज्यादा करेक्शन इस स्टॉक में नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव परफॉर्मर ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं, और जब तक 5300 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड नहीं करता है तब तक ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक। परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक का, फिलहाल कोई दिक्कत इसमें नजर नहीं आती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो तपन जी बताइए, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? मेरे रडार में एनबीएफसी एक स्टॉक है, और उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। थोड़ा छोटा स्टॉक है। और एक सिप्ला भी था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से रेपो रेट कट हुआ है ना, तो जो भी होम लोन में होगा ना वहाँ बहुत फायदा होगा। और खास करके इन सब एनबीएफसी, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि वो बैंक से लेते हैं। करेक्ट। और वो जो देते हैं रेट वो फिक्स रेट में देते हैं। तो यहाँ नेट तपन जी माफी चाहेंगे, ये स्टॉक हमारे रडार में नहीं है, हमारे कवरेज में नहीं है। सिप्ला पर एक बार राय दे दें। चलो सिप्ला पे बात कर लेता हूँ। तो सिप्ला की मैं अगर बात करूँ तो जैसे मैं ओवरऑल ये स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह से उनका जो यूएस का सेल्स ग्रोथ था जबरदस्त रहा है। ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ओके। और सॉरी 30% का उनका पूरा शेयर है यूएस में, और ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई है वहां। अगर साउथ अफ्रीका में देखें तो ऑलमोस्ट 19% से वहां भी ग्रोथ हुआ है। और जो इनका ओवरऑल ऑपरेशन है ना, काफी मैनेजमेंट फोकस किया है, और उन्होंने जो आर&डी है ऑलमोस्ट 5% है, और जो पाइपलाइन है नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही अच्छी है। और यहां से भी ऐसा लग रहा है कि उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है। एक जो सबसे बड़ा इशू जो रहेगा, जो 9 जून को पता चलेगा, जुलाई को सॉरी,
कि ट्रम्प इस पे टैरिफ लगा रहे कि नहीं लगा रहे। अगर लगता है तो 3-4% ईबिटा में लगेगा इम्पैक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां होगा कुछ चेंजेस। ट्रम्प नहीं लगाएंगे ऐसा लग रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सिप्ला एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में, और यहां से भी मुझे 1800 का टारगेट लग रहा है कि यहां से आराम से मिल सकता है एक साल में। ठीक, चलिए अजीत अपना स्टॉक बताएं। सर आज आप देखेंगे पूरे मार्केट में एक मेटल जो है एक आउट परफॉर्मर रहा है, तो उसमें से मैंने एक स्टॉक चुना है, वो एक सेल है। और सेल अगर हम वीकली और डेली चार्ट पैटर्न पे अगर थोड़ा देखने जाए तो एक राउंडिंग बॉटम या आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, वैसा एक बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है। तो नीचे में एक डबल या मल्टीपल बॉटम बना के एक अच्छा रैली दिया, अच्छा रैली के बाद एक पुल बैक आया, और पुल बैक जो है इम्पोर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक नहीं किया, और आज एक वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। तो सेल में एक पोजीशन बना सकते हैं अगर मार्केट 25,100 के ऊपर, जैसा हम सोच रहे हैं कि सस्टेन करने का चांसेस है, अगर वो होता है या कंसोलिडेट भी होता है तो ये वाला स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। तो हमने इसको CM 131.40 जो भी इसका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर ले सकते हैं। 126 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रख के ऊपरी स्तर पे 140 का एक टारगेट हमने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लगता है ये इजीली अचीवेबल टारगेट हो सकता है सेल के लिए, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, शुक्रिया करेंगे तपन, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।